चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक। ठीक है, तो पहले चैप्टर का नाम देखते हैं फटाफट। चैप्टर 1 क्या है हमारे पास बेटा? चैप्टर 1 है हमारा पास यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये इस चैप्टर में आपको जनरली मेजरमेंट्स और यूनिट्स के बारे में बात करनी है और एक तरीका ढूंढेंगे जिससे कि हम आसानी से फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो बात क्या है आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट? तो सिंपल भाषा में कहेंगे मेजरमेंट क्या है? इट्स अ कंपैरिजन। इट्स अ कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद एन स्टैंडर्ड। विद एन स्टैंडर्ड। अब भाई खुद सोचो, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हो। हालांकि क्वांटिटी आपकी दो कैटेगरी में लाई होती है ना? एक होती है फिजिकल और एक होती है नॉन फिजिकल। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि जिसे आप मेजर कर सकते हैं। नॉन फिजिकल का मतलब होता है जिसे आप मेजर नहीं कर सकते। राइट, सो ऑन दैट बेसिस आपके दो टाइप की कैटेगरी होती हैं। अब वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले आप समझोगे भाई मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट बेसिकली कंपैरिजन होता है। आप देखो बचपन में आपको जब लाइन खींचनी होती थी तो आपने क्या लिया? एक स्केल, नटराज का स्केल आता था आपके पास। उसके पे ऐसे डंडे बने रहते थे, है ना, ऐसे करके। तो बेटा यहाँ पे जीरो लिखा रहता था, जीरो ऐसे करके। अगर कई बारी स्केल अगर सस्ती क्वालिटी का लेते हैं आप, सस्ता वाला लेते हैं, तो उसमें कई बार ये कर्व होता था। कर्व कर्व होना गलत है। एग्जैक्ट एकदम ऐसे एकदम एग्जैक्ट फिक्स टू फिक्स होना चाहिए। ऐसे क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसके जीरो मार्किंग फिर गड़बड़ा जाती है, समझे? तो आपके इधर वाला कर्व होगा तो जीरो मार्किंग क्लियरली मेंशन नहीं होगी, तो आपकी मेजरमेंट सही से नहीं हो पाएगी। ठीक, मैं बात कर रहा था कि व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? कंपैरिजन। भाई आप कंपेयर तो करते हैं। हाँ, आपने एक पेंसिल, एक लाइन खींची या आपने एक पेंसिल का साइज को नापा। किससे नापा आपने? इससे नापा। राइट, है कि नहीं? तो बेटा आपका जो पेंसिल का साइज जो भी है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, आप किससे कैलकुलेट कर रहे हैं? स्केल से। स्केल क्या बन गया हमारे लिए? एक स्टैंडर्ड बन चुका है। तो जो एक स्टैंडर्ड पहले फिक्स कर लिया जाता है, जिसे आप पूरी दुनिया में एक्सेप्ट कर लिया जाता है ना, और जिसकी मार्किंग, जिसकी ग्रेजुएशन, कैलिब्रेशन एकदम फिक्स होती है। ठीक, सो बेसिकली मेजरमेंट क्या है आपका? कंपैरिजन होता है ना? पहले जमाने में कंपैरिजन अपने अपने हिसाब से कर लेते थे और अलग अलग टाइप के आपके मेजरमेंट के तरीके बने थे जो कि सही नहीं होते थे। राइट, जो कि एक्यूरेट नहीं होते थे, जो कि प्रिसाइज नहीं होते थे। ठीक है, अभी मैंने दो शब्द बोले आपसे, एक एक्यूरेट और एक प्रिसीजन। इसे मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं चलता हूं इसकी तरफ। एनसीईआरटी के मुताबिक पहले कवर करेंगे हम लोग। मेजरमेंट वाला पार्ट आपका कट चुका है, ज्यादा नहीं है, एरर वगैरह जो है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है। तो पहले मैं चलता हूं मेन टॉपिक्स में। ठीक, अकॉर्डिंग टू योर स्कूल सिलेबस फर्स्ट, मेंस के हिसाब से भी इसमें। ठीक है, तो बेसिकली मेजरमेंट क्या है? कंपैरिजन होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड बोले तो जो वर्ल्ड वाइड या ऑल कंट्रीज में एक्सेप्टेबल होता है, जो बदलता नहीं होता है। ठीक, अच्छा तो सर आप कितने टाइप की क्वांटिटीज होती हैं? सबसे पहली बात तो ये समझ लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारी, फिजिकल क्वांटिटी हमारी 3 टाइप की होती है। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी का मैं शॉर्ट फॉर्म में QNTY लिखूंगा। एक होता है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी, और एक होता है आपका बेटा, एक होता है आपका सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जरूरत तो पड़ती है इसकी भी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारी 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एक होता है आपका फंडामेंटल, देन डिराइव्ड, देन सप्लीमेंट्री। अब फंडामेंटल का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको किसी की जरूरत ना पड़े, बाय डिफॉल्ट आपने यूज करना है बिना किसी डेरिवेशन के, ये किसी पे डिपेंड ही नहीं करते हैं भाई। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स है। अब आपको थोड़ी ना बोलता है कितने फंडामेंटल राइट्स है हमारे। आपके एनसीईआरटी की बुक में पहले लिखा हुआ अवर प्रीमियम, लिखा है छोटी क्लास में। राइट टू स्पीच, आगे क्या होता है? राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। अरे होता है कि नहीं होता? देखा कि नहीं देखा आपने एनसीईआरटी में? हाँ, उसमें 5 चीजें लिखी हुई हैं। आपको बोलने का हक है, आपको रिलीजन का हक है ना? ऐसा कुछ और होता है 2-3 बातें। तो क्या आपको कोई बोलता है पहले डिराइव करो, पहले एक पैरा लिख के दिखाओ तब को फ्रीडम मिलेगी? नहीं मिलती है ना? तो सिंपल सा लॉजिक क्या है भाई?
फंडामेंटल मतलब कोई जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट से बनी हुई है, आपको सिर्फ एज इट इज यूज करनी है, जो हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है। जैसे कि मास, हमारा रोज ही मास का कुछ ना कुछ लेना देना होता है, ट्रक लोड करना या सामान को मेजर करना साइज में, है ना। तो जनरली वो मास होता है। फिर आपका टाइम, टाइम की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम, लेंथ, इलेक्ट्रिसिटी और क्या कहते हैं आपका टेम्परेचर, आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सभी चीजें क्या है, फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल क्यों बोल रहे हैं आप, सिंपल सोचो ना, रोज जरूरत है उसकी, एवरीडे वी रिक्वायर्ड, फंडामेंटली रिक्वायर्ड है वो, है ना। तो 7 टाइप की होती हैं आपकी। एक क्या होता है बेटा, जल्दी जल्दी बताना, मास। मास को किस में लिखते हैं हम लोग, किस में लिखते हैं गाइस, केजी में भाई। ओ माय गॉड, ये कर दिया मैंने, नो 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 नो, ये एक सेकंड, मास लिखो, मास का होता है केजी। दूसरा टाइम, टाइम का होता है सेकंड। तीसरा मास लेंथ, लेंथ का होता है मीटर। और चौथा टेम्परेचर लिख लो, टेम्परेचर का होता है केल्विन, हालांकि और भी होते हैं डिग्री, बट स्टैंडर्ड ये माना जाता है। फिर 5वां होता है हमारा टेम्परेचर, नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है भाई, एम्पियर। और उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस बोले तो जो चमकता हो, जिसकी लाइट निकलती है, जैसे जुगनू, है ना, है कि नहीं। एक बहुत बढ़िया अभी मूवी निकली है कला, सुनिए। अरे ये बच्चे तो मूवी देखती नहीं है भाई, सुनिए, नहीं सुनी, कला देखना, कला के बारे में है। उसमें वो एक लाइन है, बहुत प्यारी सी लाइन है, मैं जुगनू बांध के ऐसे करके कुछ वर्ड बोलती है, मतलब एक एक वर्ड बहुत बहुत फैसिनेटिंग है, अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो। ठीक, सुनिएगा, लुमिनस इंटेंसिटी जुगनू से होता है, ठीक है। एक बार कभी ऐसा था कि कुछ साइंटिस्ट, इंडिया के कुछ लड़कों ने बोला कॉलेजेस के कि यार जुगनू से बिल्ली बनाएंगे। जुगनू समझते हैं ना गाइस, हाँ। तो लुमिनस इंटेंसिटी मतलब जो चीजें लाइट फेंके और चमकती हूँ, तो उसको बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब होता है कितना ज्यादा है उसकी एनर्जी। लुमिनस की स्पेलिंग ठीक लिखी है मैंने, भयंकर कर दी है, कोई बात नहीं, अभी ठीक कर देता हूँ। लुमिनस इंटेंसिटी भाई, लुमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडला। क्या होती है भाई, इन्हें लग रहा होगा कैंडल से बनाया होगा इन्होंने, मैं यूं ही कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। कैंडला। तो और सी डी लिख लो, और इसका तो मैं लिख ही चुका हूँ, एम्पियर। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको, अच्छा। और लास्ट लिख लो क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोले तो मोल। मोल कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया, हमारे पास केजी है, मीटर है, लेंथ है, दुनिया भर है, तो क्यों बनाया मोल कॉन्सेप्ट, कोई बताएगा मोल कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया। आप पानी, आप सुबह सुबह चाय पीते, चाय पीते हैं आप, चाय नहीं पीते बच्चे आप। मान लो कि आपके पास एक कप चाय रखी है, और आपसे आके मेरे जैसे कोई पूछे, टीचर फिजिक्स वाला, बोले बता बेटा इस एक कप चाय में कितने कितने वो हैं ग्लूकोज के, कितने नंबर ऑफ ग्लूकोज हैं, मॉलिक्यूल्स, बता पाएंगे आप, ऐसे उंगली डाल के निकाल सकते हैं, अरे सर इसमें इतने हैं, नहीं ना। सो दैट इज वेरी टफ थिंग टू कैलकुलेट। हाँ, कोई बोले लीटर एमएल कितना है, बता देंगे आप। तो आप जब आप मॉलिक्यूलर लेवल की बात करते हैं, एटॉमिक लेवल की बात करते हैं, आयनिक लेवल की बात करते हैं, पार्टिकल्स की बात करते हैं, जो दिखता नहीं है हमको, है ना, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उस केस में आपको मोल काम आता है। सर जरूरत क्या है, मैं तो डेली लाइफ में कभी मोल खरीदती नहीं आती, गए शॉप पे 2 मोल चाय दे देना, 2 मोल चीनी दे देना भाई, ऐसा हुआ है कभी, नहीं ना। तो मोल कहाँ काम आता है, मोल काम आता है आपके एक्सपेरिमेंट में, रिसर्च में। जब आपका ब्लड लिया जाएगा थोड़ी कि 2 किलो ले लेगा एक्सपेरिमेंट के लिए, नहीं, आपसे क्या होगा, थोड़ा सा पिगमेंट उठाते हैं, ऐसे रखते हैं स्लाइड में, फिर टेस्टिंग करते हैं डीएनए वगैरह के लिए। तो वहां पे बहुत छोटे छोटे अमाउंट से डील किया जाता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन की जाती है, साबुन बनाना, केमिकल्स बनाना, पेंटिंग, पेंट्स, डाई, दुनिया भर चीजें हैं केमिकल्स में, उन सब में अमाउंट छोटा छोटा लिया जाता है टेस्टिंग के दौरान। तो उसके में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप जब केमिकल रिएक्शन करते हैं कि C6H12 कैसे बनता है, ये सब क्या आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनता है, फ्रक्टोज पता है, अच्छा 11th की बात है, क्यों, वहाँ फ्रक्टोज तो ग्लूकोज का ही भाई होता है, ठीक, खैर कोई नहीं। एटीपी पढ़ा, एटीपी एडीपी ये तो पढ़ा होगा, एडिनो ट्राइफॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, नहीं। तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन जो तो है, तो वहां पे मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करनी पड़ती है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल से बोलते हैं, एक मोल में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं।
मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, एटम बोल लो, आयंस बोल लो, पार्टिकल बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो डिपेंड करता है कि आप कंपाउंड ले रहे हैं या एलिमेंट ले रहे हैं। इतना तो पता ना एलिमेंट कंपाउंड में डिफरेंस सबको, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ जगह खत्म हो गई है, मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना चाहूंगा इसको, मैं इसको यहाँ से लपेट देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ सेकंड चीज, ठीक, इसको तीसरी वाली चीज मैं अलग से बता दूंगा। तो बेटा दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा डिराइव। अब डिराइव का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटी भाई जो कि हमारी डिपेंड किस पे करती है, फंडामेंटल पे। फंडामेंटल क्वांटिटी का इस्तेमाल करके जो भी बनाई जाएंगी उसे बोलेंगे हम लोग डिराइव। क्या बोलेंगे, डिराइव। तो बेटा एग्जांपल के तौर पे हम बोलेंगे सर एग्जांपल बता दीजिए। स्पीड, स्पीड क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यार खुद देखो डिस्टेंस क्या है फंडामेंटल, टाइम क्या है फंडामेंटल। ऐसे ही और भी मिल जाएंगे आपको एग्जांपल के तौर पे, वेलोसिटी, डेंसिटी, वॉल्यूम, दुनिया भर की चीजें। मतलब आप देखो 7 क्वांटिटी को छोड़ दो और सप्लीमेंट्री में 2 और होती है, एंगल और सॉलिड एंगल, उन्हें छोड़ दो तो सबकी सब क्या है, डिराइव्ड ही है ना। अगर कोई बोले डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम गाइस, समझ में आया। तो तीसरी जो चीज है उसका ज्यादा वो नहीं है, सप्लीमेंट्री होता है वो। मैं समझाऊं कहां पे, जगह नहीं दिख रही मुझे, ओ माय गॉड ये कर दिया। हाँ ऐसा, ठीक। तो मैं इसको कहाँ लिखूं, जगह नहीं दिख रही, चलो आगे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिलहाल इतना नोट डाउन करो, छापो फटाफट, ये स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा जो हमारा है ना सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, इस सप्लीमेंट्री में एक चीज तो ऑलरेडी आपको पता है, क्या, एंगल। सप्लीमेंट्री क्यों बोल रहे हैं, खाना खाने के बाद लोग सप्लीमेंट खाते हैं, फॉरेन में तो कम ज्यादा ही खाते हैं, नहीं क्योंकि उनके हिसाब से न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता, ऑल्दो हमारे इंडिया में भी नहीं होता है ना, है कि नहीं। कपोसित इंडिया ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, मतलब दो कहीं वहीं सच्चाई भी है, नो डाउट सच्चाई भी बहुत है। तो सप्लीमेंट्री इंडिया की बात करते हैं, सप्लीमेंट्री इंडिया बोल रहा हूं मैं सप्लीमेंट्री इंडिया मारेंगे मोदी जी पकड़ के। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की बात कर रहा था मैं, क्वांटिटी को शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। तो दो ही चीज होती है इसमें, एक होता है बेटा प्लेन एंगल, प्लेन एंगल थीटा से लिखते हैं, आपने बचपन से पढ़ा है प्लेन एंगल क्या होता है भाई सर, प्लेन एंगल दो साइड के बीच में बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेन एंगल। मतलब यहां पे आपने दो लाइनें खींची, एंगल थीटा और थीटा, इसे आप बोल सकते हैं कर्व, या इसे मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं। भाई आप सबको पता होना चाहिए कि थीटा क्या होता है, मैथ्स में पढ़ा तुम लोगों ने। एक सर्कल में बेटा ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये ए है, तो ये थीटा है। थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओगे आप मुझे, थीटा इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये यहां से यहां तक एल होता है बेटा, ये पता है ना। दो साइड के बीच में क्या बनता है, एंगल, एंगल प्लेन एंगल बोल देते हैं इसको। इसकी यूनिट क्या होने वाली है, रेडियन, क्या होने वाली है, रेडियन, रेडियन, ठीक। अच्छा दूसरा सॉलिड एंगल का काम आपके पूरे फिजिक्स में लेमनो कहीं है ही नहीं, 12th में है बट वो भी सिर्फ एडवांस में है सॉलिड एंगल, और हायर स्टडीज में मिलेगी आपको, ठीक। तो सॉलिड एंगल बता देते हैं आपको, ये प्लेन फिगर का है। सॉलिड एंगल आपका सॉलिड बॉडी का होता है, जैसे कि कोन, स्फीयर में से कुछ काट के बाहर निकालो एक पर्टिकुलर शेप में, ऐसे नहीं रैंडमली, तो वहां जो एंगल क्रिएट होता है उसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। जैसे कि बेटा आप सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है पहले समझो, नहीं पहले डायग्राम देखो। मान लो ये एक स्फीयर है, सर्कल में माना, और यहां से आपने एक क्या काट दिया, कोन काट के निकाल दिया, सुनना मेरी बात, ये स्फीयर, और बेटा यहां से आपने एक कोन काट दिया, कोन ऐसे करके, तो बेटा ये जो एंगल क्रिएट हुआ क्या वो साइड के बीच में, इस बार क्या वो एंगल साइड के बीच में, किसी स्फीयर में से ऐसे खच से करके कोन निकाल दो बाहर, तो वहां जो एंगल क्रिएट हो रहा है क्या वो प्लेन एंगल है, वो सॉलिड में बना है, फेसेस से मिलकर बनता है। सो जब भी कोई सॉलिड पार्ट का हिस्सा कट के बाहर आता है इन अ रेगुलर शेप, तो वहां एक एंगल क्रिएट होता है, दैट एंगल इज बिटवीन द फेसेस नॉट बिटवीन द साइड्स, सो दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, ठीक। ये रेडियस और ये छोटा हिस्सा है तो इसे बोलेंगे डी ए, जिसके आगे डी लग जाओ क्या बन जाता है, स्मॉल, क्या बन जाता है भाई, स्मॉल। फिजिक्स और मैथ्स में डी मतलब स्मॉल, डेल्टा मतलब बड़ा। ऐसा नहीं कि डी अलग है ए अलग है, डी फॉर डॉग ए फॉर एप्पल, ऐसा कुछ नहीं, डी ए मतलब स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया। फॉर्मूला क्या बनता है इसका सर, फॉर्मूला बनता है ओम इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है भाई, इसकी यूनिट होती है स्टे रेडियन, क्या होती है, स्टे रेडियन। समझ में आई बात। ओम इसका सिंबल है, सॉलिड एंगल के लिए सिंबल ये बनाया है हमने, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, यहां पे था लेंथ ऑफ आर्क,
अपॉन रेडियस। ठीक है, समझ में आया? सो दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इसका इस्तेमाल कम मिलेगा आपको, लिख लो यहां तक, छाप लो। तो आगे बढ़ते हैं इसी के टॉपिक के साथ कॉन्टिन्यूशन में। आपका आगे क्या है, ध्यान सुनना। एक्चुअली इस चैप्टर में वैसे मेजरमेंट वाला पार्ट पहले होता है, जो कि नहीं है हमारे सिलेबस में फिलहाल। मैंने जेईई मेंस में अलग से कवर किया है। ठीक, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। डायमेंशनल एनालिसिस अगर आप देखोगे आपके स्कूल में सबसे इंपॉर्टेंट यही है फिलहाल, क्योंकि एरर हर स्कूल में नहीं करा रहे। ठीक, इसलिए मैंने एरर के लिए अलग बनाया है। तो आप लिखिए जरा, टॉपिक का नाम है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे आसान चैप्टर है वैसे ये पूरी फिजिक्स का, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक, डायमेंशंस का वैसे मतलब होता है पावर, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पावर्स। अब डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, एक तरीका है किसी भी फॉर्मूले को एक फॉर्मेट में दिखाने का, जिसमें कि हमने सारे फॉर्मूलाज को फंडामेंटल के टर्म्स में दिखाया है। किसके टर्म में? फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या हमारे पास? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सब वगैरह वगैरह। ठीक, लगभग ये 3 वेरिएबल तक बहुत अच्छा काम करता है, 3 के बाद प्रॉब्लम करने लग जाता है। ठीक, मेंस में भी कई बार क्वेश्चन क्या आते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले उठा के देते हैं। इलेक्ट्रिकल बोले तो आपका पोटेंशियल मत करो अर्जुन, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी सुना है ये सब, इसके भी डायमेंशन पूछ लिए जाते हैं, और स्कूल वाले भी आपको कुछ इसी टाइप में पूछेंगे भी। तो देखो डायमेंशन एनालिसिस क्या है, डेफिनेशन ही लिखवा रहा। हमारे सारे फॉर्मूले कुछ 3 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटी से टर्म बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं मास, लेंथ, हालांकि 7 में से कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है मेजरली, लेकिन मास, लेंथ, टाइम, करंट यानी एम्पियर या टेम्परेचर वगैरह आ जाता है। ठीक, मास, लेंथ, टाइम। देखिए दुनिया में कोई भी मास हो उसके लिए सिंबल है m, चाहे वो 1 ग्राम हो, चाहे मिलीग्राम हो, चाहे केजी हो, चाहे टन हो, है ना। सभी मास के लिए m, सभी लेंथ के लिए l और सभी टाइम के लिए t, चाहे छोटा टाइम हो चाहे बड़ा टाइम। तो सभी को इसी फॉर्मेट में लिखना या इन्हीं फंडामेंटल के टर्म में लिखने को बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, और इस पूरी स्टडी को बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक, इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूले अगर याद है तो फॉर्मूले झटके से बनते हैं, और लगभग 20 से 25 फॉर्मूले आपकी टिप्स पे होने चाहिए। ऐसे मैं बोले स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस के लिए क्या हुआ एल टी माइनस 1, है ना। ये बहुत बेसिक से लग रहे हैं, हालांकि पेपर में आएंगे नहीं। पेपर में आएंगे ग्रेविटेशन कांस्टेंट, पेपर में आएगा प्लैंक कांस्टेंट, पेपर में आएगा विस्कोसिटी कांस्टेंट, पेपर में आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, ठीक है, स्मॉल जी। इनके फॉर्मूला नहीं दिए होंगे, इनके फॉर्मूला आपको रटने हैं। बस प्रॉब्लम यही अटकती है कि इसमें काफी सारे फॉर्मूले आगे चल के चैप्टर्स में हैं, जो हमें पहले ही रटने हैं फिलहाल। ठीक, तो ये थोड़ा सा चैलेंज है आपको। कुल मिला के मैं कुछ ऐसी असाइनमेंट दे चुका हूँ या बता चुका हूँ पहले ऑलरेडी ग्राफ में, मतलब ग्रुप में, जो कि वही आते भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक से। एग्जाम्पल देखो भाई, स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा डिस्टेंस का क्या होता है? एल टी माइनस वन। और अगर इसे पूरे फॉर्मेट में लिखे तो क्या होगा? पूरे फॉर्मेट मतलब तीनों के टर्म में लिखे तो m0 l t माइनस 1। आप लिखने को ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट लगाने मतलब खत्म हो गया, इट इज डन, राइट। इसी तरह दूसरा एग्जांपल, वेलोसिटी बताओ सृष्टि, बेटा बताओ वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एल, है ना भाई। आपने वो पढ़ा है ना, मैप देखा है? मैप बनाते थे हम लोग। मैप में पानी का सिंबल अलग अलग थोड़ी होता था कि मेरा इंडिया का पानी का सिंबल अलग होगा, पाकिस्तान वालों का पानी अलग होता है। नहीं होता ना, पूरी दुनिया का पानी का सिंबल एक ही होता है। तो सिंबल है ये, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा मास हो, छोटा लेंथ हो, कुछ भी हो, सिंबल सेम रहने वाला है। क्लियर? अच्छा, अब एग्जांपल नंबर 3। अब आप नोटिस करेंगे कि एक एक करके सारे फॉर्मूले एक दूसरे कनेक्टेड है और बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? v माइनस यू बाय टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो बेटा वेलोसिटी ध्यान सुनिएगा, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस 1। ये फाइनल वेलोसिटी, अगले वाले का भी क्या होगा? एल टी माइनस 1 अपॉन टी।
सर एल टी माइनस वन जीरो हो जाएगा, नहीं यहाँ जीरो नहीं करने का, यहाँ पे हम कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपल कर रहे हैं। सिंपल का मतलब क्या होता है, ये भी वेलोसिटी दोनों का डिफरेंस भी क्या आने वाला है, वेलोसिटी आने वाला है, तो दोनों में से एक उठाएंगे, तो एल टी माइनस वन अपॉन टी बना एल टी माइनस टू। भाई दोनों में से एक उठाना है, माइनस करके जीरो नहीं कर देना, बराबर हो जाएगा मामला फिर, ठीक है। ओनली वी आर टेकिंग सिंबल, सिंबल ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं, सिंबल ले रहे हैं। व्हाट इट गाइस, बोलो हाँ, चलो छापो इतना कि जो पीछे मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे फॉर्मूलाज ये काफी इजी हैं, सिंपल है, 9th में ही पढ़े होंगे आपने, और सब कनेक्टेड है। तो थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो पहले अपन बेसिक करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। 3 है 4। फोर्स क्या होता है बच्चों, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए, बताओ। मास का एम, बेटा एम एल टी माइनस टू, सही है भाई। मास के लिए एम होगा 60 और एक्सेलरेशन के लिए एल टी माइनस टू हो गया, सिंपल है। अच्छा अब एग्जांपल नंबर 5, वो क्या होगा, प्रेशर क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। आप लिखेंगे सर फोर्स एम एल टी माइनस टू, गड़बड़ाता है यार, और अपॉन एल स्क्वायर, तो क्या हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू, सही लिखा है ना, बोलो। इसी तरह एग्जांपल नंबर 6, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी रो विच इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास का बेटा m, वॉल्यूम का एल क्यूब, तो आंसर हो गया एम एल माइनस थ्री। टी लिखना है तो जीरो लिख लो। इसी तरह आपका एग्जांपल नंबर 7, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी। किसी बॉडी में अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसके अंदर दो ही चीज होंगी, उसका मास और वेलोसिटी होती है, मास और वेलोसिटी होती है। तो बेटा मास का क्या होता है m, वेलोसिटी का क्या होता है lt माइनस वन, तो एम एल टी माइनस वन। फिर इसी तरह 8 चलते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। देखो मेरी बात सुनना, लीनियर मतलब सीधा सीधा चलना, एंगुलर मतलब ऐसे घूमना, जैसे घड़ी की सुई या पंखा या व्हील या कोई भी चीज जो गोल घूम रही है। तो एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है L इज इक्वल टू आर इंटू पी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का डायमेंशन नहीं होता, साइन थीटा का डायमेंशन नहीं होता, तो आर का क्या होगा बोलो, L। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का एम एल टी माइनस वन, साइन थीटा का 1। साइन थीटा का डायमेंशन नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि आप मुझे बताएं कि साइन थीटा क्या होता है, बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बेटा क्या हो गया, साइड का रेशियो है ना ये। जब भी कोई क्वांटिटी सेम चीज का रेशियो होता है तो डायमेंशन क्या हो जाता है उसका 1, यानी डायमेंशन लेस हो गया, डायमेंशन ही नहीं बना उसका, ठीक। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, बे डबल लगा दिया, एम एल स्क्वायर आंसर। फटाफट छापो इतना। देखो यहां से ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, स्कूल के लिए आ सकता है भाई, स्कूल में पेपर में आ जाते हैं वाले क्वेश्चन। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का मतलब होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट मतलब टॉर्क ही होता है, समथिंग विच इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस और आइदर अबाउट अ सेंटर ऑफ मास। अगर आप इसे हवा में फेंकोगे ऐसे करें तो किसका अबाउट घूमेगा ये, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अगर यहां से फिक्स है तो ऐसे घूमेगा, तो टॉर्क है, मूवमेंट
मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स की वजह से मोमेंट होना इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क मतलब रोटेशन, टॉर्क मतलब रोटेशन, ठीक है। तो टॉर्क का सिंबल टाउ होता है, ये कहता है भैया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहने का तात्पर्य है कि सर ये एक रॉड यहां से हिंज थी, हिंज मतलब फिक्स थी, फिक्स मतलब ऐसी फिक्स नहीं है, मूव कर सकती है, मतलब फोर्स लगाया आपने आर डिस्टेंस पे रॉड के, ये ऐसे घूम जाएगी, ठीक। तो बेटा फोर्स का क्या डायमेंशन होता है बोलो, mlt माइनस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो चाहे कोई भी डिस्टेंस हो उसका क्या होगा, एल ही होता है। तो बेटा क्या बना हमारे पास, ml स्क्वायर t माइनस 2। अब सिमिलरली आगे ले लेते हैं, वर्क डन क्या होता है भाई, वर्क डन क्या होता है सृष्टि, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। हालांकि इसमें cos थीटा भी होता है, क्या होता है, cos थीटा। तो फॉर्मूला तैयार होता है एफ एस cos थीटा। साइन थीटा, cos थीटा, टेन थीटा, इन सबका डायमेंशन नहीं होता है, ठीक। तो बेटा फोर्स का क्या होता है बताओगे, mlt माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट का L, cos थीटा का 1, तो आंसर क्या हुआ, ml स्क्वायर t माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 2। देखो ऊपर वाले और नीचे वाले का सेम आ रहा है, आ रहा है। तो इसी तरह एग्जांपल नंबर 11 देख लो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, हाफ mv स्क्वायर, एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। डायमेंशन लिखते समय एक बात ध्यान देना आपको कि हाफ टू 1 2 3 हाफ नंबर का डायमेंशन नहीं होता, नंबर का डायमेंशन नहीं होता। तो हाफ को छोड़ दो, मास का क्या होगा m, वेलोसिटी का क्या होता है सृष्टि, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, देखिए बताओ। तो देखो आ गया आंसर। आप एक बार नोट्स कर रहे हो कि यहाँ पे एक बात नोट कर रहे हो कि जरूरी नहीं है कि सबका डायमेंशन अलग अलग हो सकता है 2 या 3 क्वांटिटी का भी सेम हो सकता है। तो यहाँ पे देखो तीनों का सेम है, टॉर्क, वर्क डन और एनर्जी। टॉर्क, वर्क डन एंड एनर्जी, एनर्जी इन सबका सेम है, कोई भी एनर्जी हो सबका सेम ही होता है, ये चीज, ठीक है। इतना छाप लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब होता है अपनी स्टेट में बने रहना। बेटा ऑलरेडी तीन इनर्शिया होते हैं जो आपने 9th में पढ़े थे, एक होता है रेस्ट, एक होता है मोशन, एक होता है डायरेक्शन। चौथा इनर्शिया है ये रोटेशन वाला इनर्शिया। मूवमेंट मतलब टॉर्क, रोटेशन। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आपका रोटेशन में बने रहना, मतलब कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो वो रोटेट ही करना चाहती है। पंखा बंद करने पे क्या पंखा उल्टा घूमने लग जाता है, क्या है, अपनी इनर्शिया में है, अपनी स्टेट में है, अपने रोटेशन में है, समझे। तो उसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसका सिंबल होता है आई, ठीक है, उसका सिंबल होता है आई। जैसे मान लो ये कहता है कि मान लो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m है, डिस्टेंस r है। भाई ये ब्लॉक जितना दूर बांधोगे रॉड से, एक्सिस या रॉड से, उतना बेहतर घूमता है, पता है। इस पार्टिकल को अगर मैं ज्यादा पास कर दूं तो कम घूमेगा ये। फिजिकली सोचो, नॉर्मली सोचो, इस रस्सी, एक रस्सी बांध के पत्थर ऐसे घुमाओ, पत्थर रस्सी और छोटी कर दो, नहीं घूमेगा फिर, ठीक है। तो रोटेशन बेहतर कब होता है, जब वो उसका डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस इज लार्जर। खैर उससे मतलब नहीं है हमको, वैसे अभी फिलहाल जब टॉपिक आएगा तो पढ़ेंगे आप। फिलहाल फॉर्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बना भाई, ml स्क्वायर, ml स्क्वायर, समझ में आई बात, ml स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इसके बाद एग्जांपल नंबर 13, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अच्छा, उससे पहले एक और कर लो, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी बोल लो, स्पीड बोल लो, लगभग सेम ही चीज है, स्पीड या वेलोसिटी।
इसको हम करते हैं ओमेगा से, ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा होता है थीटा बाय टाइम। थीटा का डायमेंशन होता है क्या? थीटा का डायमेंशन होता है क्या? नहीं होता। अगर कोई चीज ऐसे गोल घूम रही है, अगर कोई चीज ऐसे गोल घूम रही है, यहां से यहां चली गई, ए से बी, बेटा ये थीटा और ये ऐसे ओमेगा बन गया। ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी, एक ही बात है, ठीक है। तो थीटा क्या होता है भाई? थीटा क्या होता है? थीटा होता है सर लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, एल बाय एल, एल अपॉन एल दैट इज 1। तो थीटा का तो होने से रहा ना, तो थीटा का क्या हो गया 1 और टाइम पर टी, तो टी माइनस 1। अच्छा, नॉर्मल स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला? नॉर्मल स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल अभी मतलब लीनियर, एल टी माइनस 1, और एंगुलर में सिर्फ टी माइनस 1, एंगुलर में सिर्फ टी माइनस 1। क्योंकि इसमें थोड़ी कंफ्यूजन पैदा होती है। एक और चीज होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, इसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसी चीज को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ओमेगा को। अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी बोलूं, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन पर यूनिट टाइम, ये होता है 1 अपॉन टी, दैट इज टी माइनस 1। या मैं कह दूं ऐसे, एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है इसका नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। तो पता नंबर का तो डायमेंशन होता नहीं है, नंबर का डायमेंशन होता है क्या? नहीं। तो ये हो जाएगा एल अपॉन टी, सो आंसर विल बी एल टी माइनस 1। ओ सॉरी, अबे यार नंबर का तो होता ही नहीं ना, नंबर का तो होता ही नहीं है, तो 1 अपॉन टी तो टी माइनस 1। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मतलब होता है समथिंग विच इज रिपीटिंग, है ना, रिपीटेशन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है कि कितना चक्कर काटा एंगल में। मैंने कहा ये पंखा 4 चक्कर काट गया 1 सेकंड में, 4 चक्कर काटा, तो कितनी फ्रीक्वेंसी हुई? 1/4, 4/1 सॉरी, 4/1। लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? कितना बार एंगल चला ब्रो? ये पंखा 1 सेकंड में 4 चक्कर काटा, फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 4/1। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई इंटू 4। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ मेनी एंगल्स इट हैज कवर्ड। अरे यार 1 चक्कर में कितना एंगल कवर किया? 1 एंगल में कितना एंगल चला? 2 पाई। और 4 बारी में 2 पाई इंटू 4। हाँ, मैं ही कह रहा हूं। अरे यार देखो फ्रीक्वेंसी मतलब होता है सिर्फ नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रिपीटेशन, नंबर ऑफ साइकिल्स। मैं कह रहा हूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1 चक्कर में कितना होता है? 360, यानी 2 पाई। 2 पाई ना, तो 4 चक्कर में 8 पाई। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एंगल से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। समझे फर्क है इन दोनों में? हाँ, अलग बात है कि दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहा है, क्योंकि एंगल का डायमेंशन नहीं होता, नंबर का डायमेंशन नहीं होता भाई। ठीक, समझ आई बात? फटाफट छापो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रहा था बच्चों डायमेंशनल टाइप्स ऑफ डायमेंशन में पहला होता है डायमेंशनल वेरिएबल, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो जिसकी क्वांटिटी बदलती भी हो, है ना, बट उनका डायमेंशन भी होता हो। दूसरा है क्या हमारे पास डायमेंशनलेस वेरिएबल, मतलब डायमेंशन ही नहीं है परंतु फिर भी बदल रहा है। जैसे कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, डायमंड का अलग होता है, क्वेरेशन का अलग होता है, ठीक है। ऐसे रिलेटिव डेंसिटी देखो आप, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, बिकॉज सभी चीजों की डेंसिटी हम किससे रिलेट करते हैं? पानी से, क्योंकि लगभग सभी चीजें पानी में जाके हल्की हो जाती हैं, ठीक है। ओके, यहां पे थीटा देखो, थीटा हमेशा साइड का रेशो होता है, साइड का रेशो। तो जब भी कोई क्वांटिटी दो चीजों का मतलब सेम क्वांटिटी का रेशो होगा तो डायमेंशन बनेगा ही नहीं। और ये बदलता भी है, थीटा 30 भी होता है, 40 भी होता है, कुछ भी हो सकता है। तो डायमेंशन लेस भी है और वेरी भी कर रहा है, ठीक। इसके अलावा दो और हैं, फटाफट लिखिए। थर्ड नंबर, डायमेंशनल कांस्टेंट।
अब यहां पे बात आती है कि भाई कांस्टेंट भी है और डायमेंशन भी है, कांस्टेंट भी है और डायमेंशन भी है। अब एग्जांपल समझेंगे हम लोग। कैपिटल जी प्लैंक कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट और थर्मल कंडक्टिविटी, नहीं थर्मल कंडक्टिविटी बदलता है भाई। थर्मल कंडक्टिविटी ऐसा कांस्टेंट है जो कि बदलता भी है। मेंस में इस पे पीछे क्वेश्चन आया है 2020 या 21 की शिफ्ट में, दोनों सुबह शाम दोनों में आया है कि राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। हालांकि वो चैप्टर में आराम से याद हो जाता है बाद में। कैपिटल जी, कैपिटल एच, और क्या होता है, एक और होता है, ये इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट होता है 1/4πε0, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसे भी छोड़ो सर, इसको छोड़ो, ऐसा लिखो केबी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, गैस से बनता है। फिर एक और होता है गैस कांस्टेंट। और कौन सा कांस्टेंट है भाई? विस्कोसिटी, बट विस्कोसिटी बदलती है। डायमेंशनल कांस्टेंट बदलना नहीं चाहिए, अब बहुत है इतने, ठीक है। तो ये कांस्टेंट भी है बट ये बदल नहीं रहे, इनकी वैल्यू हमेशा एक जैसी ही रहती है पूरे अर्थ में या यूनिवर्स में लेके चले। हम यूनिवर्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम अपनी बात करेंगे फिलहाल। फिर चौथा होता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मतलब ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशन नहीं होता, 1 2 3 एंड सो ऑन, ई, पाई और कुछ भी अंडर रूट में 10 वगैरह कुछ भी हो, एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब समझ में आया आपको? जहां कहीं भी हम जब फॉर्मूला लगाएंगे करेंगे सॉल्व, तो इन सब का डायमेंशन नहीं होगा, इन सब का डायमेंशन होगा, आपको रटना पड़ेगा। ठीक है गाइस, क्लियर है? हाँ, फटाफट छापो उसको। तो आप देखो होमवर्क में ये आप ट्राई करके आइएगा, एक बार खुद से दिमाग लगाएंगे बुक से ढूंढ के तो थोड़ा याद हो जाएगा। एक होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मैं लिख देता हूं, ये है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट। तीसरा है गैस कांस्टेंट, मैं फॉर्मूला भी नहीं बता रहा, आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। खुद से ढूंढिएगा, मिल जाएंगे। आगे चल के सब चैप्टर के टॉपिक्स हैं तो तब और अच्छे से याद हो जाएंगे। और कौन सा? प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। फिर और कौन सा था कुछ? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, केबी लिखते हैं इसको, केबी, बोल्ट्जमैन। फिर आपका होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा, ये पेपर में आ जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। और हाँ, एक और चीज लिख लीजिए, कुछ और नई चीजें लिख लीजिए 7th में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तो पढ़ा था ना आपने सर, 10th में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर आपका है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस बोल दीजिए, एक ही बात है। फिर आपका और क्या होता है? करंट, ठीक है। और क्या हो सकता है? 10वां भी ले लेते हैं। और कोई कांस्टेंट दिख रहा है? हाँ, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपके स्कूल में आएंगी, ठीक है। तो आप लोग को इतना कर लीजिए, सारा तो नहीं आता है, बाकी मेंस में जब आएगा तो मैं आपको और बता दूंगा। जिसमें मेंस में ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये वाली चीज ये अभी आई है रिसेंटली, पिछले 2 साल पहले, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक।